हमारी आज की कहानी है जिंदगी जीने का नाम है। बस मनीषा, मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बिना किसी कारण खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा मायूस चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम ये शिकायत कर रही हो। अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल कर दोगी। चंद्र प्रकाश जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और जोर जोर से बोलते जा रहे थे, तो वहीं उनकी पत्नी मनीषा भीगी आंखें लिए सब कुछ चुपचाप सुनती जा रही थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही चंद्र प्रकाश जी फिर से चिल्लाए। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही है, आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास? इतना बड़ा घर, गहने, महंगी साड़ियां, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और अब तो उसकी शादी करके हम अपनी सभी जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुके हैं। इससे ज्यादा अपनी जिंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी मनीषा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची कर ही क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूल की बातों में व्यर्थ गवाऊं। चंद्र प्रकाश जी की ये बातें सुनकर मनीषा जी के चेहरे पर एकाएक कड़वाहट के भाव आ गए और आखिरकार बोल ही उठी। हाँ, अपनी पत्नी को देने के लिए आपके पास कभी समय होता ही कहाँ है। सारा दिन तो आप अपने ऑफिस में बिता देते हो और रात को जब घर लौटते हो तो भी अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। हर रोज ऐसा ही तो होता है। अब तो मेरी स्थिति ऐसी होती जा रही है कि अपना घर भी काटने लगा है। जैसे जिंदगी थम सी गई है, दम घुटने लगा है मेरा। ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। तो चंद्र प्रकाश जी बोले, अरे मनीषा, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? तुम्हें बोरियत महसूस होती है तो तुम भी मोबाइल चला सकती हो, नहीं तो टीवी देख लो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना सिखाने से रहा। इतना कहकर चंद्र प्रकाश जी करवट बदलकर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर चंद्र प्रकाश जी नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद पति के जाने के बाद मनीषा जी को फिर से अपना घर काटने को दौड़ने लगा। फिर उन्हें अपने पति की बात याद आई कि अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा। मनीषा जी संगीत की शौकीन थी, इसलिए थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल पर अपना मनपसंद गाना चला लिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, परंतु मनीषा जी उसमें इतनी मस्त हो गई कि गाना बंद होने के बाद भी वो गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया और वो थोड़ा सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती हैं आप। सहसा उनके कानों में आवाज पड़ी तो वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगी। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वापस अंदर जाने लगी। तभी फिर से आवाज आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए ऊपर। मनीषा जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? उस महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो मनीषा जी भी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी। लेकिन उस महिला का स्वभाव कुछ अलग ही था। शायद वो जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए बड़ी उत्सुकता से पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाई साहब क्या काम करते हैं? वगैरह वगैरह। मनीषा जी ने सकुचाते हुए सब बताया तो पड़ोसन बोली, मेरा नाम आरती है। आपसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे
उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। मैं तो कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखें तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलती ही नहीं। सारा दिन चार दीवारी में बैठे बैठे आप बोर नहीं हो जाती? कभी कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए, उस महिला ने कहा। तो मनीषा जी मन ही मन सोचने लगी, सो तो है। तभी वो महिला बोली, तो भाभी जी किसी दिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर आ जाइए, एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी और आपको भी अच्छा लगेगा। जी जरूर। ऐसा कहते हुए मनीषा जी ने उसकी बात को टालना चाहा, तो वो महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा ये बताइए आज शाम को आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मनीषा जी ने कहा। तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं से भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही मनीषा जी कुछ असहज सी हो गई। सोचने लगी, किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि इस उम्र में ऐसी फालतू की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता तुम्हें। कुछ नहीं रखा इन पार्टियों में, घर पर ही रहा करो। अब पतिदेव की मर्जी के बिना मैं किसी पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? कश्मकश में पड़ गई मनीषा जी। तभी पड़ोसन बोली, अरे भाभी जी आप परेशान क्यों हो गई? ज्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। उस समय पड़ोसन को मना करना मनीषा जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल था, लेकिन कहीं पतिदेव नाराज ना हो जाएं, इस कारण वो सोच विचार में पड़ गई। तैयार होने के लिए उन्होंने एक खूबसूरत सी साड़ी भी निकाली, लेकिन फिर पति के गुस्से का ख्याल आते ही जाने का प्रोग्राम कैंसल कर दिया। कई दिन बीत गए, फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो मनीषा जी दरवाजा खोलने गई। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप? चेहरे पर उदासी और आश्चर्य के मिश्रित भाव लिए एक फीकी सी मुस्कान के साथ मनीषा जी बोली, अरे भाभी जी मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किटी पार्टी पर क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लग जाता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत जरूरी है। पड़ोस वाली मिसेस वर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली। आप बाहर क्यों नहीं निकलती? क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर मनीषा जी की आंखें सहसा भर आई। ठहरा हुआ पानी भी बदबू पैदा करने लगता है, बात तो ठीक है, वो भी तो ठहर ही चुकी है, तो क्या फर्क हुआ उनमें और ठहरे हुए पानी में? अरे ये क्या, आप रो रही हैं? पड़ोसन ने पूछा तो मनीषा जी सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रो कर भी मन का गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहेंगी क्या? आरती ने कहा और बड़े हक से मनीषा जी के साथ अंदर चली आई। आपके लिए शायद ये घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले इस घर में जो रहती थी वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताइए, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियां क्यों नहीं खोलते आप लोग? इधर उधर देखते हुए आरती बोली तो मनीषा जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, वो क्या है ना, मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियां खोलना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई आरती और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ
तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई। तो मनीषा जी ने कहा, दरअसल मेरा किटी डालना या पार्टियों में जाना उन्हें पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं उस दिन आपके घर पर नहीं आ पाई। कहते कहते मनीषा रुआंसी सी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ सोचकर आरती ने कहा और फिर बोली, अच्छा भाभी जी एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा तो आप सास भी बन चुकी हो, फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो दो चार जली कटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लो, और अगर बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर मनीषा जी बोली, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, बेटा बहू तो बेंगलुरु में रहते हैं, और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। मनीषा जी ने कहा तो आरती बोली, ये भी अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद की नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्जी बनाई थी तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? आरती ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गूंदा ही होगा ना, मैं चपाती बनाती हूँ। खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसा लगा। आरती का इतना अपनापन देखकर मनीषा जी हैरान रह गई। उधर आरती ने चपाती बनाई तो मनीषा जी ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए आरती बोली, लेकिन भाभी जी आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए और चेहरे की मुस्कुराहट का स्थान मायूसी को दे दिया जाए। कहते हुए आरती ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी एक बात कहूँ, आपकी आवाज बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भा गई आपकी मीठी आवाज। कहाँ से सीखा आपने गाना? आरती ने पूछा तो मनीषा बोली, वो मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक चढ़ा था और उनसे संगीत सीखा। आरती ने देखा कि संगीत की बात करते हुए मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो अपने इस हुनर का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? तो मनीषा जी बोली, शौक तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज किया करती थी। जब शादी हुई तो मैं अपना हारमोनियम अपने साथ ही लेकर आना चाहती थी। सोचा था कि अपने खाली समय में संगीत की क्लासेस दिया करूंगी। शौक भी पूरा हो जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। लेकिन ससुराल आने के बाद पता चला कि सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी ये सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद से मैंने गाना गाना छोड़ दिया। वो सपना तो बस एक सपना ही बनकर रह गया। कभी दिल करता है तो अकेले में ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। वो समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी में एक खालीपन सा लगता है। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूं। बोलते बोलते मनीषा जी की आवाज रुआंसी हो गई। ये बात सुनकर आरती का दिल जोर से धड़का। क्या कहा, कुछ कर बैठूं? आप ठीक तो हैं? ऊंचे स्वर में आरती बोली तो काफी देर से
मनीषा जी के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक बांध तोड़कर बह निकले। आरती के गले लगकर मनीषा जी रोने लगी। थोड़ी देर मनीषा को सहलाते हुए आरती ने उसे सहारा दिया। फिर बोली, क्या ऐसा करके आप अपने परिवार को सजा देना चाहती हैं? आपको क्या लगता है, आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता है क्या? बिल्कुल नहीं। पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में आपके पास। सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना सीखिए। ससुराल वालों को आपके गाने से ऐतराज था तो आपने जीवन को दिशा विहीन बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं तो आपने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं है तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है तो केवल इसी कारण इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर नहीं आई। क्या आपके लिए आपका ये अनमोल जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती हो बाकी सब लोगों का कि अपने आप को ही घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दो? आरती के इतना कहने पर मनीषा जी सुबकते हुए बोली, शुरू से ऐसा ही तो होता आया है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वो इच्छा भी मन ही मन रह गई। वो तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढकर ले आया। तो आरती बोली, अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया उसने। अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वो तो ये नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वो तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में। कहते कहते आरती अचानक रुक गई। तभी मनीषा जी बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो तो दूसरी ओर मरकर उसे उम्र भर का अपराध बोध भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी ये सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे, जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा आरती की नजर मनीषा के बेडरूम की ओर गई। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखा तो आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। आरती को समझते देर ना लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो ना जाने यहाँ क्या का क्या हो गया होता। आरती वापस सोफे पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए शून्य में निहारने लगी। उस दौरान एक भयानक सा सन्नाटा पसर गया पूरे घर में। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई आरती की कपकपाती हुई आवाज आई, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे, वो तो रात को लेट ही आते हैं। कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आरती ने कहा तो मनीषा जी बोली, अरे, मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब तो शायद थक भी गई हूँ। बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त हैं और पति के लिए तो मेरी इच्छा ना कल कोई मायने रखती थी और ना ही आज रखती है। ये घर मेरे पति के हिसाब से ही चलता है। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वो घर अब भाभियों का हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाजत लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने से पहले
मैंने ये खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया आरती का। वो सोचने लगी कि अगर मनीषा जी की जगह वो स्वयं होती तो शायद उसकी भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज इन्हीं खिड़कियों से ही शुरुआत करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज आप ये खिड़कियां बंद नहीं करना, और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरे की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं, और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को ना नहीं कहा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती, खुलकर सांस नहीं ले सकती। अरे, आप एक जीवित इंसान हैं, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण आपकी अपने पति से कहा सुनी हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि कभी कभी शांति पाने के लिए अशांति भी सहन करनी पड़ती है। उन्हें बताओ कि आपकी इच्छा क्या है। इस बात के लिए अपनी जिंदगी समाप्त करने का मत सोचो। आरती बोली तो मनीषा बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। आरती की बातें उसे सही लग रही थी। फिर आरती बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देती? आप मालकिन हैं अपने घर की, जैसा चाहती हो अपने घर को वैसा सजाओ। फिर मनीषा जी बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या? आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती हैं। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? आरती की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर आरती बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे, और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। आरती का आग्रह सुनकर मनीषा जी कुछ असहज सी हो गई। तो आरती बोली, अरे आप चिंता क्यों करती हैं? फोन करके बता देंगे आपके पति को कि आप मेरे घर पर हैं। जब वो लौटेंगे तो आप उनके साथ वापस आ जाना। मनीषा जी ने लाख मना किया, लेकिन आरती नहीं मानी और उनका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने घर ले आई। आरती के घर पहुंचकर मनीषा जी ने देखा कि उसने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया हुआ था। देखकर एक सुकून सा मिला उन्हें। वे दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गई। फिर आरती बोली, क्यों ना आज खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए? कभी कभी परिवर्तन भी जरूरी होता है। ऐसा कहते हुए आरती ने फोन उठाकर खाना ऑर्डर कर दिया। अब तक मनीषा जी भी कुछ सहज हो चुकी थी। मनीषा जी अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर अपने बचपन की बातें आरती के साथ साझा करने लगी। लेकिन रह रहकर आरती के मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर वो उस समय उनके घर ना गई होती तो अब तक मनीषा जी अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती और उनके परिवार वालों को वो केवल एक शव के रूप में ही मिलती। उसके बाद तो एक पल के लिए भी आरती ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। रात के 11 बजे मनीषा जी के पति जब घर आए तो उन्होंने आरती के घर की बेल बजा दी। लेकिन आरती अजीब सी कश्मकश में थी कि क्या उसे मनीषा की उस हरकत के बारे में उसके पति को बताना चाहिए या नहीं। आखिर कैसे समझाए उसके पति को कि मनीषा के मन में क्या कुछ चल रहा है। चाहते हुए भी वो इस मामले से आंख नहीं मूंद पा रही थी। आखिर किसी इंसान की जिंदगी का सवाल था। अगले दिन घर का काम करते हुए आरती के मन में वही विचार घूमते जा रहे थे। सोचा कि एक बार मनीषा को फोन करके उसका हालचाल पूछ लूं, परंतु 2-3 बार फोन करने के बाद भी
मनीषा ने फोन नहीं उठाया। आरती का माथा ठनका। किसी अनहोनी की आशंका से आरती की सांसें तेज होने लगी। आनन फानन में उसने अपने घर को ताला लगाया और जल्दी से बाहर आकर मनीषा जी के घर की बेल बजाई। लेकिन कोई बाहर नहीं आया तो आरती ने 2-3 बार फिर से बेल बजाई। घबराहट के कारण वो पसीने से तरबतर हुई जा रही थी। तभी चंद्र प्रकाश जी बाहर आए और दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, आप? इस तरह डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं? पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी। भाभी जी कहाँ हैं? ठीक तो है ना वो? एक ही सांस में आरती ने सब कुछ बोल दिया और साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए यहाँ वहां देखने लगी तो चंद्र प्रकाश जी हैरानी से बोले, क्यों, क्या हुआ मनीषा को? वो तो बस रात को उसे नींद नहीं आई थी, इसलिए नींद की गोली देकर उसे सुलाया है। सुनकर आरती की सांस में सांस आई और फिर बोली, भाई साहब, मुझे भाभी जी के बारे में आपसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। ये सुनकर चंद्र प्रकाश जी उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगे तो उसने पिछली शाम की सारी बात चंद्र प्रकाश जी को बता दी। ये बात सुनते ही वे हक्के बक्के रह गए। फिर आरती ने पूछा, क्या आपने नहीं देखा आपके कमरे के पंखे से एक दुपट्टा लटक रहा था? नहीं तो, पंखे से लटका दुपट्टा तो मैंने नहीं देखा। मुझसे पहले मनीषा कमरे में आई थी। हाँ, पलंग पर एक बेंच जरूर पड़ा था और मैंने मनीषा से इस बारे में पूछा भी था तो उसने कहा कि ऊपर वाली अलमारी से कुछ कपड़े निकालने थे, इसलिए बेंच कमरे में लेकर आई थी। लेकिन मुझे हैरानी तो इस बात की हुई कि अलमारी से कपड़े निकालने के लिए बेंच को पलंग पर क्यों रखा था। हे भगवान, आखिर हो क्या गया है इसे? मैं तो परेशान आ गया हूँ। चंद्र प्रकाश जी धम से सोफे पर बैठ गए तो आरती बोली, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप अपनी पत्नी को उनकी मर्जी से जीने दीजिए, जैसा उनका दिल करता है वैसे उन्हें रहने दीजिए। लेकिन मैंने तो उसे कभी किसी बात से मना नहीं किया। महंगी साड़ियाँ, गहने, सुविधा का हर सामान तो है उसके पास, चंद्र प्रकाश जी ने कहा। तभी यहाँ वहां देखते हुए आरती बोली, ये खिड़कियां कल मैंने ही खुलवाई थी और आते ही आपने शायद सबसे पहले इन्हें ही बंद किया होगा। ये सुनकर चंद्र प्रकाश जी कुछ सकपका गए और फिर बोले, दरअसल खुली खिड़कियों से पूरा घर दिखाई देता है, इसलिए मैंने। अरे, समझने की कोशिश कीजिए, आपकी पत्नी का इस घर में दम क्यों घुटता है? जिंदा इंसान है वो, जिसे ताजी हवा की जरूरत है। नींद की दवा खिलाकर सुलाने की बजाय उसे वो सब करने दीजिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। अपनी पत्नी के मालिक बनने की बजाय अपनी पत्नी का साथी बनने की कोशिश कीजिए। अगर आप उन्हें खुशी से जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं तो एक बार उन्हें उनके मन का करने दीजिए। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर भी इंसानियत के नाते ये बात करने मैं चली आई। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर आरती अपने घर लौट आई, लेकिन घर पहुंचकर भी उसका ध्यान बस इसी बात पर लगा हुआ था कि मनीषा का क्या होगा। उसका दिल बेचैन था। उसी समय उसके पति अमित का फोन आया तो उसने उसे सारी बात बता दी। तो अमित ने कहा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने जो उसके पति को सारी बात बता दी। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे जो करना है वैसा करने दो, तुम अपना ध्यान रखो। लेकिन अमित, एक इंसान होने के नाते मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया तो मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अच्छा बाबा, जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा ही करो। तुमसे कभी जीत पाया हूँ मैं। अब फोन रखता हूँ, अभी बहुत काम है। ऐसा कहकर अमित ने फोन रख दिया। इधर जैसे ही आरती ने फोन रखा तभी उसके फोन पर बेल बजी। चंद्र प्रकाश जी का फोन था। फोन उठाते ही वो बोले, मेरी पत्नी का
इतना ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरी बहन जैसी हैं। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? जी कहिए ना, आरती ने विनम्रता से कहा। तो चंद्र प्रकाश जी बोले, क्या आप आज के दिन मनीषा के साथ रह सकती हैं? आज मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है और वो जिस हालत में है उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसलिए कहते कहते चंद्र प्रकाश जी का स्वर रूंध गया। तभी आरती बोली, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो हम दोनों सहेलियां बन चुकी हैं। भाभी जी के साथ तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आप जाते हुए उन्हें यहाँ छोड़ते जाइएगा। थोड़ी देर बाद मनीषा जी आरती के घर आ गई तो आरती बोली, अरे भाभी जी आइए ना, नाश्ता किया या नहीं आपने? तो मनीषा बोली, अरे आरती तुम यकीन नहीं करोगी, आज मेरे पति ने मेरे लिए नाश्ता बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। मनीषा के चेहरे पर मुस्कान देखकर आरती को बहुत खुशी मिली और फिर बोली, अच्छा तो आज पति देव के साथ नाश्ता करके आई हैं आप, तभी तो चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह खिला है आपका। आरती की बात सुनकर मनीषा जी मुस्कुरा उठी। तभी आरती बोली, हाँ ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं आप। कहते हुए आरती चाय बनाकर ले आई और साथ बैठकर दोनों चाय पीने लगे। तो मनीषा जी बोली, आरती तुम्हारे घर में आकर एक खुलेपन का एहसास होता है। कितने करीने से सजाया है तुमने अपने घर की हर एक चीज को। मेरे घर में सामान बहुत ज्यादा है ना, इसलिए भरा भरा सा लगता है। तो भाभी जी देर किस बात की है, आपके घर में भी बदलाव कर लेते हैं। जितना भी पुराना बेकार का सामान है वो निकाल कर कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। इससे आपका घर भी खुला खुला हो जाएगा और नए सामान की जगह भी बन पाएगी। फिर आप अपनी पसंद से अपने घर के लिए नया सामान खरीदना। कल से ही शुरुआत करते हैं। लेकिन आरती, कल तो मेरे पति 3-4 दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ ही जाना होगा। अरे ये क्या बात हुई भाभी जी, वो तो अपने ऑफिस का काम करेंगे, लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगी? आरती ने पूछा। तो मनीषा जी बोली, जाने का मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी, आप यहीं रहिए, मेरे पति भी बाहर हैं, हम एक साथ अच्छा समय बिताएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कहते हुए मनीषा जी कुछ सोचने लगी। तो आरती बोली, अरे एक बार भाई साहब से बात करके तो देखो, वो जरूर मानेंगे। इस बात पर मनीषा सहमत हो गई। अगले दिन चंद्र प्रकाश जी मनीषा जी को आरती के जिम्मे छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। आरती के कहने पर दोनों सहेलियों ने मिलकर घर की सफाई का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआत की गई रसोई से। जितने भी पुराने और टूटे फूटे बर्तन रसोई में रखे थे सब निकाल दिए गए। घर के पीछे की बालकनी में रखा पुराना सामान, कपड़े, फटी तस्वीरें, पुरानी किताबें और जितना भी टूटा फूटा सामान था सब उठाकर बाहर निकाला। आरती कबाड़ वाले को बुलाने लगी। तभी मनीषा कुछ उलझन में पड़ गई और बोली, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने सारा सामान कबाड़ में दे दिया है तो घर में तांडव खड़ा कर देंगे। ऐसा कोहराम मचेगा कि शांति का नामो निशान तक नहीं रहेगा। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? घर का पुराना सामान निकालने से पहले भी क्या आपको अपने पति से परमिशन लेने की जरूरत है? एक बात अपने मन में बिठा लो कि ये घर आपका है, आप इस घर की मालकिन हैं। अरे अपनी इच्छाओं को महत्व देना कब शुरू करेंगी आप? आरती के इतना कहने पर मनीषा जी बोली, कैसे जीऊं अपनी इच्छा से आरती? पहले मुझ पर मेरी सास की मर्जी चलती थी, अब पति के कहने के अनुसार चलती हूँ और कल को शायद बहू के मन मुताबिक जीना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाने के लिए तो शायद अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी हद करती हैं भाभी जी, अगला जन्म किसने देखा है? अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आपके जितने भी शौक हैं, जो भी इच्छाएं हैं, अभी पूरी करो। तुम भी ना आरती, इस उम्र में
मैं अपने शौक पूरे करूंगी। हाँ, तो क्या हुआ आपकी उम्र को? और वैसे भी शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती। अब अपने पति को उनके काम तक ही सीमित रहने दो और घर के फैसले आप खुद लो। और अगर भाई साहब आपसे कुछ कहें तो इल्जाम मुझ पर लगा देना कि मैंने कहा था ये सब करने को। ये बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बोली, कुछ पैसे तो देकर गए हैं वो मुझे, और ये भी कहा है कि जो जी चाहे वो खरीद लेना। तो आरती ने कहा, बस फिर देर किस बात की। चंद्र प्रकाश जी की अनुपस्थिति में मनीषा और आरती ने सारा पुराना सामान बेच दिया और फिर बाजार जाकर नए कालीन, पर्दे, सुंदर चादरें, नया गैस चूल्हा और कुछ सजावट का सामान भी खरीद लिया। मनीषा ने बड़े उत्साह से घर की साज सजावट की और 2-3 दिनों के भीतर ही वो घर उसके सपनों के घर में तब्दील हो गया। जो मनीषा हमेशा उदास और मायूस रहती थी, अब मुस्कुराने लगी थी। इस सब के बाद भी उसके पास काफी पैसे बच गए थे, तो अब उसने अपने और अपने परिवार वालों के लिए अपनी पसंद के कुछ कपड़े खरीद लिए। अपने लिए भी अपनी पसंद का एक सूट खरीदा, लेकिन मन के किसी कोने में एक डर भी था कि जब उसके पति घर आएंगे तो कहीं उस पर नाराज तो नहीं होंगे। आज शाम को चंद्र प्रकाश जी घर वापस आने वाले थे और घबराहट के कारण मनीषा की सांस अटकी हुई थी कि आखिर इस सब पर चंद्र प्रकाश जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने पति के लिए उसने उनकी मनपसंद पनीर की सब्जी और दाल बनाकर रखी थी। उधर आरती भी थोड़ी चिंता में थी कि पत्नी को दी गई आजादी चंद्र प्रकाश जी सहन भी कर पाते हैं या नहीं। जैसे ही बेल बजी तो हिचकिचाते हुए मनीषा ने दरवाजा खोला। मनीषा को देखते ही चंद्र प्रकाश जी हैरान रह गए। हमेशा साड़ी में लिपटी रहने वाली मनीषा आज एक खूबसूरत सा सलवार सूट पहनकर खड़ी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। अपना सुंदर सजा हुआ घर देखकर उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। सोचने लगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां ही तो मांगती थी मेरी पत्नी, और सिर्फ थोड़ी सी स्वतंत्रता। इतने भर में ही उसके चेहरे से मायूसी गायब हो गई और मुस्कुराहट खिल उठी। खैर, जब जागो तभी सवेरा। चंद्र प्रकाश जी ने हाथ जोड़ते हुए आरती का आभार व्यक्त किया। थोड़ी ही देर में मनीषा के बेटा बहू भी आ गए। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर मनीषा का चेहरा खुशी से खिल उठा। मनीषा जी के पांव छूते हुए उनकी बहू बोली, मम्मी जी, हमने पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी ली है और 1 सप्ताह हम लोग यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बेटा बहू अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे। अरे ये क्या है? मनीषा जी ने पूछा तो उनका बेटा बोला, अरे मम्मी, ये पापा ने खास आपके लिए मंगवाया है। हैरान हो गई मनीषा और बोली, आखिर है क्या इसमें? तुम खुद ही देख लो, चंद्र प्रकाश जी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। बड़ी उत्सुकता से मनीषा जी ने बॉक्स खोलकर देखा तो उनकी आंखें खुशी से झिलमिला उठी। चंद्र प्रकाश जी बोले, मनीषा, ये हारमोनियम मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। अपने पति द्वारा लाया गया इतना प्यारा उपहार देखकर मनीषा खुशी से उनके गले लग गई। फिर चंद्र प्रकाश जी ने कहा, मनीषा, आज से तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। वो सारे शौक पूरे करने के लिए जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबे रह गए थे। सुनते ही मनीषा जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज मनीषा जी को अपना हंसता खेलता परिवार मिल गया था और आरती मंत्रमुग्ध होकर उन सभी को हंसते मुस्कुराते देख रही थी। दरअसल चंद्र प्रकाश जी अपने ऑफिस के काम से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को स्वतंत्रता देने के इरादे से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए थे, और ये सब उन्होंने आरती के कहने पर किया था। भरी आंखों से आरती की ओर देखते हुए
उन्होंने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। आज वे समझ गए थे कि पिंजरा तो आखिर पिंजरा ही होता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना बना हो। इंसान की खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से खुलकर जीने में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।